कहानी की शुरुआत 5 साल पहले प्रतिष्ठित तियानजियान एस्टेट में हुई, जो हेबेई प्रांत का अग्रणी तलवारबाजी परिवार है। यह स्थान रमणीय है, एक सुरम्य परिदृश्य जहां पहाड़ और पानी एक दूसरे से सहज रूप से मिश्रित है। झील के किनारे 2 आकृतियां टहल रही हैं। उनमें से एक हमारे नायक के पिता है, जो तियानजियान एस्टेट के प्रमुख हैं। वह चलते चलते कहते हैं, अगर मेरे 2 बेटे होते तो मैं उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने देता। उसके पीछे चल रहे चाचा हंसते हुए कहते हैं, मैं समझ गया भाई। 5 बेटियों के बाद अंततः आपको अपना प्यारा बेटा मिला। जब आपको मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला तो आप खुशी से नाच उठे थे। पिता ने विरोध करते हुए कहा, जबकि मेरा मानना है कि मेरा बेटा सेंट्रल प्लेन्स का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, हमारे परिवार को गौरव दिलाएगा और इतिहास में महान नायकों के साथ अपना नाम दर्ज कराएगा। उसके चाचा उसे सांत्वना देते हैं, उसे अभी मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एस्टेट का मुखिया केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सकता है, असंभव। वह मुझे अपनी किताबें लौटाने के लिए परेशान करेगा। अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हुआंग मॉकफोंग। वे दीवार की ओर देखते हुए चिल्लाते हैं, जहां 3 बच्चे घबराहट में भाग रहे हैं। दोनों व्यक्ति घबरा गए। हुआंग मॉकफोंग को एस्टेट में कौन लाया? पिता ने देखा कि उसका बेटा शांत भाव से खड़ा है और क्रोधित ततैयों के झुंड के सामने तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। वह निडर प्रतीत होता है। लड़के ने अंततः देखा कि ततैया, हॉर्नेट्स आ रहे हैं। जैसे ही उसका चाचा उसकी ओर दौड़ने लगता है, पिता उसे रोक देता है। यह देखना चाहता है कि उसका बेटा कैसी प्रतिक्रिया देगा। तेजी से सटीकता के साथ लड़का अपनी तलवार चलाता है और प्रत्येक भौरे को 2 टुकड़ों में काट देता है। आखिरी कीड़ा भी उसकी तलवार से मारा जाता है। चाचा हैरान होकर अपने भाई की ओर मुड़ते हैं। वह तलवार चलाने की कौन सी तकनीक थी? एस्टेट का मुखिया विचारों में खोया हुआ, बुदबुदाता हुआ। अप्रत्याशित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में ये 3 सरल तलवार चालें शांगशेंग तलवार शैली से कहीं बेहतर साबित हुईं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, वह वास्तव में मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है। वह 5 साल पहले था। अब वर्तमान से 1 वर्ष पहले एक धीमी बहती नदी के किनारे हमारा नायक एक बूढ़े व्यक्ति के सामने बैठा है, जो किताब पढ़ने में तल्लीन है। वह बूढ़े आदमी को देखता है, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खेल रही है। वह विद्वत्तापूर्ण वातावरण सचमुच प्रभावशाली है। वह वास्तव में एक महान विद्वान है। जिज्ञासावश वह उसके पास जाता है। कौन सी पुस्तक घंटों तक उसका ध्यान खींच सकती थी? वह सीधे पूछते हैं, सर, क्या मैं उस पुस्तक का शीर्षक पूछ सकता हूं? बूढ़ा आदमी हैरानी से उसकी ओर देखता है। इस प्राचीन ग्रंथ को हुआंग लॉन्ग यूशी कहा जाता है। लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं। हुआंग लॉन्ग यूशी, गोल्डन ड्रैगन का खेल। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठता है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस बारे में है। बूढ़ा आदमी हंसता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लड़के को किताब दे देता है। यदि आप इतने उत्सुक हैं तो स्वयं देख लीजिए। लड़का उत्सुकता से पुस्तक स्वीकार करता है और उसे खोलता है। वह सुलेखन से प्रभावित होकर पात्रों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। अविश्वसनीय, सभी हस्तलिखित, इतनी सुंदर और नाजुक स्क्रिप्ट। बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अभी भी तल्लीन, लड़का जवाब देता है, पात्रों में छिपे अर्थ प्रतीत होते हैं। मेरा मानना है कि यह कोड में लिखा है। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से कहता है, ओह, आपने एक नजर में ही काफी कुछ समझ लिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं? थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उसे समझाया तो लड़के को अंततः उसका अर्थ समझ में आ गया। बस इतना ही उसके लिए निम्नलिखित शब्दों का अनुवाद करने के लिए पर्याप्त था। और इस प्रकार बूढ़ा आदमी और लड़का जंगल में बैठकर बातें करने लगे। वे बिना थके कुछ देर तक चलते रहे। बूढ़े आदमी ने लड़के की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा लड़का इतना प्रतिभाशाली होगा। पुस्तक को हाथ में लेकर उन्होंने उत्साह से कहा, बेटा, यह पुस्तक संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवादित है। क्या आप मेरे साथ इसका अर्थ समझना जारी रखना चाहेंगे? ये सुनकर लड़का अपने चेहरे पर आई खुशी को छिपा नहीं सका। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़े, सिर थोड़ा झुकाया और कहा, मेरे साथ इतना अमूल्य ज्ञान साझा करने के लिए धन्यवाद। बूढ़ा आदमी भी बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। समय उड़ गया और जब तक लड़का घर लौटा, चांद आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। जैसे ही वह गेट से अंदर आया, उसके पिता चिंतित होकर बोले, तुमने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों नहीं किया? अब तक आप कहां थे? लड़के ने ईमानदारी से बताया, एक शिक्षक जो राजपरिवार के पूर्व शिक्षक थे, मुझे पढ़ा रहे थे। वह अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले ही उसके पिता ने गुस्से से भरी खर्राटे भरी। वह लड़के को लगातार डांटता रहा, जिससे उसके कान जलने लगे।
आप हमारे परिवार के वंशज हैं। आज से मैं तुम्हें तब तक संपत्ति छोड़ने से मना करता हूं जब तक कि तुम सर्वोच्च स्वर्गीय मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते। इतना कहकर वह गुस्से से मुड़ा और चला गया। लड़का केवल निराशा से आहें भर सकता था। अगले दिन सुबह सुबह ही आंगन में चीखें गूंजने लगी। ये युवक लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। बेशक हमारा नायक उनमें से एक था, लेकिन वह केवल दबाव में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके चाचा एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर चिल्लाए, आज का फॉर्म अभ्यास यहीं समाप्त होता है। सभी लोग प्रशिक्षण सत्र जारी रखने के लिए घोड़े की मुद्रा में बैठ जाएं। चलते चलते उन्होंने आगे कहा, एक मार्शल कलाकार के लिए घोड़े की मुद्रा सबसे बुनियादी मुद्रा है। नायक की घुड़सवार मुद्रा पूरी तरह से दुनिया से थकी हुई लग रही थी। उसके चाचा की आवाज धीमी पड़ती रही। घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते समय आपको सभी विचलित करने वाले विचारों को खत्म करना होगा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ची ची विकसित करने में आपके निचले पेट में ची ची के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना शामिल है। आपकी रीढ़ और आपका मस्तिष्क। अपने पेट के निचले हिस्से को बाहर की ओर धकेलें। आपके पैर की उंगलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए और अपना पिछला हिस्सा अंदर कर लो। जब उसका चाचा लगातार बोलता रहता था, नायक आहें भरता था। उसका भाव अवर्णनीय था। उसका मन अभी भी भटक रहा था। यदि गुरु बनने की मेरी यात्रा में मेरा सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो जाए तो एक क्षण में मेरा सिर मेरी गर्दन से अलग हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी रगों में बहने वाले योद्धा के रक्त को एक सम्मानित विद्वान के रक्त में बदलना चाहता हूं, एक ऋषि की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से पढ़ते हुए मेरी छवि। क्या यह अत्यधिक पसीना आने और घोड़े की मुद्रा में रहने के कारण चक्कर आने की तुलना में अधिक आकर्षक नहीं है? विचारों में खोए हुए नायक को बीच में ही झपकी आ गई। अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोर से थपथपाया, जिससे वह चौंककर जाग गया। उसके पिता उसके सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे, प्रशिक्षण के दौरान सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा ध्यान भटकता रहा तो मैं तुम्हें सारी रात अभ्यास करवाऊंगा। क्या तुम समझ रहे हो? लड़के ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं समझ गया। उसके पिता हताश होकर मुंह फेरकर चले गए। उसके चाचा उन दोनों को शून्य भाव से देखते रहे। वे इस दृश्य से स्पष्टतः हतप्रभ थे। वह लड़के के पिता के पीछे दौड़ा और चिल्लाया, रुको, मैंने सुना है कि वे हस्त संचालन करते समय सो जाते हैं, लेकिन आसमान छूने की मुद्रा का अभ्यास करते समय ऐसा कभी नहीं हुआ। पिता ने साफ कहा, मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। उसकी आंखें बंद थीं, सांस रुकी हुई थी और वह खर्राटे ले रहा था। चाचा को अविश्वास बना रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने सचमुच ऐसा किया? पिता ने आगे कहा, जब मैंने उसकी गर्दन के पीछे मारा तो वह नींद से जाग गया और तुरंत अपनी मुद्रा ठीक कर ली। चाचा ने सुझाव दिया, शायद आप गलत थे। आखिरकार आसमान छूने का अभ्यास करने और सो जाने के बीच का अंतर बहुत ही महीन रेखा है। क्या मुझे आपको यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है? पिता ने प्रतिवाद किया, क्या आपको लगता है कि अगर वह सचमुच अपने प्रशिक्षण के प्रति गंभीर होता तो वह इतनी आसानी से हार मान लेता? चाचा केवल हंस ही सके। फिर स्वयं को रोक न पाने के कारण वह जोर से हंसने लगा। पिता ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें यह मनोरंजक लगता है? ठहाके लगाते हुए चाचा ने समझाया, नहीं, लेकिन सोचो तो, वह केवल 12 वर्ष का है और वह आसमान छूने का अभ्यास करते हुए सो सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पिता ने तो बस उपहास किया। बाद में उस रात ऊंचे लटकते चांद के नीचे लड़का अपनी किताबों के ढेर के पास बैठा हुआ अभी भी गुस्से में था। मुझे तो बस आंखें खोलकर सोना चाहिए था, वह बड़बड़ाया। मुझे पता था कि मैं टचिंग द स्काई का अभ्यास करते हुए सो सकता हूं, लेकिन पिताजी को मुझे पकड़ने देना। मैं बहुत बेवकूफ हूं। अचानक उसके दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, यंग मास्टर। जैसे ही एक युवक ने दरवाजा खोला, लड़के का चेहरा चमक उठा। आप लियू एस्टेट से लौट आए हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। युवक ने उसे एक पत्र दिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। लड़के ने जल्दी से पत्र फाड़ दिया। कुछ मिनट के अध्ययन के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। तो यह बात है, अब मैं समझा। सचमुच एक शाही शिक्षक के योग्य। मुझे नहीं पता कि द रोमिंग ड्रैगन्स प्ले किसने लिखा है, लेकिन वे एक शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह बिस्तर पर लेट गया और उसे नींद आने लगी। एक क्षण में वह गहरी नींद में सो गया। जब वह सो रहा था तो उसके दिमाग से कुछ उभर कर हवा में तैरने लगा। यह एक ड्रैगन था और यह दृश्य देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ड्रैगन बड़ा हो गया और उसका आकार चमत्कारिक रूप से बढ़ गया। यह कमरे में चारों ओर शान से उड़ रहा था, फिर सोए हुए लड़के की ओर मुड़ा। यह बात सीधे उसके दिमाग में उतर गई, मानो घर लौट रही हो। वह शांति से सोता रहा,
यद्यपि उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। अगली सुबह वह एक बड़े पेड़ के नीचे घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा था। उसका साला हाथ में तलवार लेकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि कल अभ्यास के दौरान आप सो गए थे। थकावट के कारण थोड़ा कांपते हुए लड़के ने कहा, सच कहो जीजाजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उसके बहनोई ने सोच विचार कर उसकी ठोड़ी सहलाई। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के ने दांत पीसते हुए सोचा, क्योंकि मैंने अभी तक सोते हुए भगवान की तकनीक में महारत हासिल नहीं की है, इसलिए मुझे यह अपमान सहना पड़ रहा है। उसका साला उलझन में रह गया। वह एक साथ ही प्रतिभाशाली और अनाड़ी मूर्ख दोनों है। यदि वह एक ही नजर में सब कुछ याद कर सकता है तो वह सहस्राब्दी में एक बार होने वाला विलक्षण व्यक्ति है। लेकिन जब वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है तो वह मूर्ख जैसा क्यों दिखता है? उसके पास मार्शल बोर्न टैलेंट क्यों है? यह बहुत अजीब है। वह इतनी देर से घोड़े की मुद्रा में खड़ा था कि उसके पैर जलने लगे और पीठ में दर्द होने लगा। जीजाजी, उसने विनती की, कृपया मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मेरा चेहरा देखिए, मैं लगभग मर रहा हूं। अगर आप मुझे आराम नहीं करने देंगे तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। उसका साला उसके पास आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तुम कितने साल के हो? तुम 12 साल के हो, और हर बार जब हम घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो यही कहानी होती है। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? अन्य मार्शल परिवारों में वे 8 साल की उम्र तक इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग तो 6 साल की उम्र तक भी इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, और यहाँ हम हेबेई के सबसे प्रतिष्ठित मार्शल परिवार में हैं, जहाँ एक पिता को सबसे अच्छे तलवारबाज के रूप में जाना जाता है और उसका 12 वर्षीय बेटा घोड़े पर बैठना भी नहीं जानता। उसने नाटकीय ढंग से अपनी छाती पीट ली। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरा दिल कितना टूट जाता है? वो विलाप करने लगा। उन्होंने फिर से घूमना और व्याख्यान देना शुरू कर दिया। और अगर यह मेरे लिए इतना बुरा है तो सोचो तुम्हारे पिता को कितना दुख हुआ होगा। तुम कम से कम कुछ तो कह सकते थे। जब उसका साला अपनी तीखी टिप्पणी जारी रख रहा था तो लड़के के चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। सफलता। कल मुझे ये करने में पूरी 1 घड़ी लग गई थी, लेकिन आज आधी घड़ी भी नहीं लगी। उनकी अभिव्यक्ति शुद्ध, अमिश्रित उल्लास से भरी थी। उसका साला बेखबर होकर इधर उधर घूमता और बड़बड़ाता रहा। यून एस्टेट का युवा मालिक आपसे केवल 3 साल बड़ा है और वह पहले से ही सबसे मजबूत में से एक है। उसने अपनी आंखें घुमाईं। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो बिना सोचे समझे मार्शल आर्ट में कूद पड़ता हूं, उसने सोचा। कृपया, उसके बहनोई ने विनती की, बस ध्यान केंद्रित करो और ठीक से प्रशिक्षण लो। वह केवल एक ब्रेक के लिए रोया, जिससे उसके बहनोई का भाषण और भी तीव्र हो गया। बस सहन करो, तुम्हारे पिता ने इसकी मांग की थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें तब तक अभ्यास करवाना है जब तक तुम सही नहीं कर लेते। अपनी शिकायतों के बावजूद उनके भीतर गहन संतुष्टि की भावना बस गई। वह अभी भी सपने का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया था। यह पहली बार था जब उसने इतना स्पष्ट सपना देखा था। वह अचानक जाग गया। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसके सामने एक चमकदार, चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। वह हैरान होकर उसकी ओर बढ़ गया। वह चारों ओर देख रहा था और यह सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने 3 अलग अलग रास्ते थे, जिससे वह पूरी तरह से भटक गया। वह पूरी तरह से हैरान हो गया था। चाहे उसने कोई भी रास्ता चुना हो, वह अंत में वहीं पहुंचा जहां से उसने शुरुआत की थी। वह तीनों प्रवेश द्वारों के सामने खड़ा होकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तभी उसे यह बात समझ में आई, इसीलिए यह जगह इतनी परिचित लगती है। क्या यह स्थान किसी तरह से मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है? वास्तविकता में वापस आकर वह घोड़े की तरह सोचता रहा। मैं नहीं मानता कि यह मेरे भाग्य से जुड़ा है। उसका साला बड़बड़ाता हुआ उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। बस थोड़ा और रुको, तुम लगभग आधी घड़ी पर हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। यह उसके पिता थे, जो उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मार रहे थे। वह चौंककर घूम गया। पिता। उसके पिता ने उसकी ओर घूरकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके बहनोई ने जल्दी से सिर झुकाया। ससुर जी, उसके पिता चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? उसका साला उलझन में दिख रहा था। लड़के की ओर इशारा करते हुए उसके पिता ने झल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में घोड़े की मुद्रा का अभ्यास कर रहा है? उसका साला उसकी ओर आया और देखने लगा। एक आदर्श अश्व मुद्रा क्यूई और रक्त के प्रवाह को प्रकट करेगी। लड़के का पिता चिढ़कर चिल्लाया, लेकिन ध्यान से देखो, इस प्रकार हम झान ज्वांग श्वास का अभ्यास करते हैं। वह तुम्हें डांटने क्यों आ रहा है? क्या तुम कल की तरह फिर से दिवास्वप्न देख रहे हो? मेरी अवहेलना कर रहे हो? क्या यही है? लड़का पश्चाताप से भरकर मोह बनाने लगा। लानत है, उसने सोचा।
मैं उस अजीब सपने में इतना खो गया था कि मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। उसके पिता ने अपना तीखा हमला जारी रखा। यदि आप जानबूझकर फिर से मेरी अवहेलना करते हैं, तो आपको झांझवांग अभ्यास की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय मैं आपको एक अलग, अधिक कठिन अभ्यास दूंगा। तुम बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हो। हालांकि अंदर ही अंदर पिता सोच रहे थे कि उनके पास एक स्वाभाविक रूप से उपहार स्वरूप दिया गया शरीर है, इसलिए ये अजीब घटनाएं संभव है। यदि वह लगन से प्रशिक्षण ले तो वह असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है, लेकिन वह अपनी इस प्रतिभा का उपयोग मुझे चुनौती देने के लिए कर रहा है। मुझे अब और कितना इंतजार करना होगा? उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। निराशा बढ़ रही थी। वह हताश होकर बोला, आपको 3 दिनों तक अपने कमरे तक ही सीमित रखा जाएगा। अपने व्यवहार पर विचार करें। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। लड़का अपने पिता को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, केवल 3 दिन। यदि मैं हुआंग लोंगडूही के रहस्यमय अंश को फिर से लिखना चाहूं तो भी मुझे इसे पूरा करने में पूरे 5 दिन लगेंगे। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया और अपने बहनोई को वहीं खड़ा छोड़ दिया। उसके बहनोई ने थकावट भरी आह भरी। रात हुई। कैद में होने के बावजूद लड़का बहुत खुश था। हाँ, यही अर्थ है। संदर्भ को समझने के बाद अब सब कुछ समझ में आ गया है। सचमुच एक पूर्व शाही विद्वान के योग्य। वह विद्वान इस प्रकार सच्चा अर्थ कैसे छिपा सकता है? आश्चर्यजनक। वह अपने हाथ में रखी किताब पर ध्यान लगाए रहा। काफी देर के बाद आखिरकार थकान होने लगी। वह खड़ा हुआ और अपने बिस्तर की ओर देखने लगा। जैसे ही वह लेटा, उसके विचार पुनः उस अजीब सपने की ओर चले गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। जैसे ही वह नींद में डूबा, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से उभर आया। उन्होंने इसकी आशा की थी। हालांकि यह महज एक सपना था, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। चाहे सपना हो या हकीकत, चाहे राक्षसों द्वारा रचा गया दृश्य हो या मेरी अपनी कल्पना, मैं अभी भी उस गुफा की खोज करना चाहता हूं, जहां मैं कल पहुंचा था। चाहे मैं कोई भी रास्ता चुन लूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पाता। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं, ये और अधिक विश्वासघाती क्यों होता जाता है? ठीक वैसे ही जैसे हुआंग लोंगडूही में रहस्यमय अंश है। जिस मार्ग से वह अंदर गया वह उसके सामने संकरा हो गया। रास्ता उसे प्रकाश के स्रोत की ओर ले गया, लेकिन अंततः वह पुनः वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी, और पूरी तरह निराश था। वह एक चट्टानी टीले पर बैठ गया। उसका सिर धड़क रहा था। सन्नाटे में एक आवाज उसके कानों तक पहुंची। वह चौंक गया। उसे इसकी उत्पत्ति के बारे में निश्चितता नहीं थी। वह ध्यान से सुनने लगा, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। आवाज गूंजी, वह जो हुआंग लोंग के योग्य है। वह अपने पैरों पर उछल पड़ा और चारों ओर देखने लगा। क्या वह कोई है? कोई और आवाज न सुनकर उसने सोचा कि शायद वह गलत फहमी में है। एक आभास के आधार पर वह दूसरे मार्ग में प्रवेश कर गया। क्या वहां कोई है? कोई उत्तर नहीं आया, केवल हवा की सीटी सुनाई दी। अचानक उसका पैर पथरीली जमीन पर फिसला और वह गिरने लगा। वह गिर रहा था, अंधेरे में नीचे जा रहा था। गुफा की गहराई उसे पानी के एक ठंडे कुंड में ले जा रही थी। वह डूब गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी छाती में दबाव बढ़ रहा था। वह सांस नहीं ले पा रहा था। दुस्वप्न समाप्त हो गया और वह झटके से जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। यह तीसरी बार था जब उसने बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था। वह जानता था कि यह केवल उसकी कल्पना है, उसके मन की उपज है, फिर भी वह इसकी रहस्यमय गहराइयों को जानने की इच्छा को दबा नहीं सका। ऐसा महसूस हुआ मानो गुफा के भीतर कोई अंधेरी शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। यदि वह इसी तरह चक्कर लगाता रहा, तो वह वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरू किया था, या इससे भी बदतर, एक मृत अंत में फंस जाएगा। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। यह विचित्र स्थिति हवांगलोंग द्वीप के एक प्रसंग के समान प्रतीत हुई। उसने एक बार फिर सपने में प्रवेश करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वह इसे स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन उसे यकीन था कि वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में डूब गया। उसके सामने परिचित दृश्य साकार हो उठा। वह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता था। उसी चट्टान के कारण निकास मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसे पता था कि वह वापस आ जाएगा। वह चाहता था कि कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा मार्ग हो। यदि इस स्वप्न में सब कुछ, यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। गुफा में और अंदर जाते हुए उसने ये शब्द जोर से बोले। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य अवरोध को पार कर गया हो। उसके चारों ओर की दुनिया टूट गई, टूटे दर्पण की तरह विलीन हो गई, मानो अंततः कुछ टूटकर बिखर गया हो। वह उल्लेखनीय रूप से शांत रहे। उसने यह कर लिया था। वह अंतहीन चक्र से मुक्त हो गया था। मैंने ये किया है, उन्होंने कहा।
उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसी समय वह जाग गया, अभी भी थोड़ा भ्रमित था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा सका। वह अपनी ही चीख से चौंककर जाग गया था। एक युवक चिंतित होकर दौड़ता हुआ अंदर आया। युवा मास्टर, क्या हुआ? बिस्तर पर बैठते हुए उसने जवाब दिया, यह बस एक सपना था, भयानक सपना। युवक ने पूछा, जिस तरह से तुम चिल्ला रहे थे, मुझे लगा कि कुछ भयानक हुआ है। बाद में अध्ययन कक्ष में वापस आकर वह विचारों में खोया हुआ पढ़ता हुआ बैठ गया। यदि हुआंग दुई की गूढ़ कविताएं अमूर्त थीं, तो उनके सपने में भूलभुलैयानुमा गुफा निस्संदेह दृश्यात्मक थी। ठीक है, उसने खुद से कहा, चलो उन संस्कृत अंशों को याद करने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना ध्यान एकाग्र किया और फिर उसे यह बात समझ में आ गई। उन्होंने बिना प्रयास किए ही सहजता से उनका अर्थ समझ लिया। उसने चारों ओर अलमारियों में रखी पुस्तकों पर नजर डाली। उसके अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक पृष्ठ पढ़ता गया। उसका आनंद अथाह था। अविश्वसनीय, एक बार पढ़ने के बाद ही मुझे सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने कहा, यहां तक कि जटिल गणितीय गणनाएं भी। मैं उन सभी को बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना सोचे समझे समझ लेता हूं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर दिव्य प्राणी बन गए हों। और इसलिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे निश्चित रूप से उसके पिता को झटका लगा होगा। वह अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग छोड़ देंगे। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह महान विद्वान बन गया तो उसके पिता उसके बारे में शिकायत करना बंद कर देंगे। स्वर्ग सचमुच मेरे पक्ष में है, उसने सोचा। अंततः मैं उस थकाऊ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से मुक्त हो गई। बाहर से आई एक कॉल के कारण उनका जश्न बीच में ही रुक गया। युवा मास्टर, एक युवक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। युवक ने वह समाचार दिया जिसके बारे में उसे पता था कि लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा, युवा गुरु ने आपको आज से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है। लड़के का चेहरा उतर गया। वह इतना निराश था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलना उसके लिए मजेदार था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट से सचमुच नफरत थी। लड़के की निराशा से बेखबर युवक ने आगे कहा, गुरु आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करें। हार मानकर लड़के ने अपने कपड़े बदले और दरवाजे की ओर चला गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, अगर मेरे पास बस कुछ दिन और होते तो मैं उस पूरी गुफा का पता लगा सकता था। वह अभी बाहर निकला ही था कि उसके एक साले ने उसका स्वागत किया। छोटे भाई, उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? आज आपके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मेरी है। क्या आपने अभी तक घोड़े की मुद्रा में महारत हासिल नहीं की है? लड़का केवल कुछ सकारात्मक बातें ही कह सका। वह फिर से परिचित भयावह मुद्रा में आ गया। उसके बहनोई की आवाज धीमी गति से गूंज रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अन्य शिष्य हमारा मजाक उड़ाएंगे? उसके बहनोई ने निर्देश दिया कि 1 घंटे तक घोड़े पर स्थिर रहो। मैं वहां पर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जैसे ही वह उस मुद्रा में खड़ा हुआ, लड़का अपने बहनोई को देख रहा था। वह व्यक्ति तलवार चलाने के अभ्यास में पूरी तरह से लीन लग रहा था। वह अभ्यासपूर्वक अनुग्रहपूर्वक आगे बढ़े। लड़के ने ध्यान से देखा तो उसे कुछ बात ध्यान में आई। कुछ ऐसा जिसने उसे और भी अधिक ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। उसे यह अजीब लगा। मैंने निश्चित रूप से उसकी तलवार की नोक पर एक हल्की चमक देखी थी। उसने अविश्वसनीय रूप से सोचा, यह असंभव है। अचानक यह बात मेरे दिमाग में आई। चाहे वह 4 पुस्तकें और 3 क्लासिक्स हों, आई चिंग हों, या यहां तक कि सबसे जटिल गणितीय ग्रंथ हों, मैं उन्हें तुरंत समझ लेता हूं। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उनमें प्रयोग करने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपनी भुजाओं को स्वतंत्रतापूर्वक घुमाया और उनमें एक अजीब सी ऊर्जा का संचार महसूस किया। ऊर्जा बाहर की ओर विकीर्ण हुई और उसे शक्ति से भर दिया। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। उसके अंदर एक रोमांच दौड़ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, उसने सोचा, मैं उड़ रहा हूं। यह अनुभूति उत्साहवर्धक थी। फिर जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आ गया हो, वह अपने पैरों पर वापस आ गया और नकली परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया। यह मुझे एक महान विद्वान बनने के मेरे सपने से और भी दूर ले जाएगा। विचारों में खोया हुआ वह अचानक चिल्ला उठा। चौंककर उसका साला दौड़कर आया। छोटे भाई, क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐंठन हुई? थकावट का बहाना करते हुए लड़के ने जवाब दिया, मैं बहुत थक गया हूं। उसके बहनोई ने उपहास किया, लेकिन उन्होंने नरमी बरती और लड़के से कहा कि वह आराम करे और जब वह बेहतर महसूस करे तो प्रशिक्षण पुनः शुरू करे। एक हताश आह भरते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसे जाते हुए देखकर लड़का चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और विचारों में खो गया। उसे चिंता थी कि उसके पिता उसमें आए परिवर्तन को नोटिस कर लेंगे।
दृश्य एक झील के किनारे स्थित प्रांगण में स्थानांतरित हो गया। एक युवती वहां बैठी गर्म चाय का आनंद ले रही थी। उसके सामने युन चेंग बैठा था। महिला ने सहजता से कहा, कौन सी हवा हमारे युवा मालिक को यहां लाती है? उन्होंने वह प्रश्न उठाया जो उन्हें परेशान कर रहा था। आप आत्मा तलवार के 9वें रुख के शिखर पर कब पहुंची, बड़ी बहन? उसकी बड़ी बहन ने उत्तर दिया कि वह अभी 8वीं की परीक्षा दे रही है। यद्यपि पिछले रुख अपेक्षाकृत सीधे थे, लेकिन 8वां रुख अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। तो आरोही तलवार मुद्रा में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? इस प्रश्न का सामना करते हुए उसकी बड़ी बहन को बहुत दिमाग लगाना पड़ा। फिर ओह नहीं, उन्होंने जवाब दिया, इसमें आपको लगभग 2 साल लगेंगे। 2 वर्ष का आंकड़ा सुनकर वह चौंक गया। वह अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखते हुए बुदबुदाया, तो मुझे 2 साल लगेंगे। उसकी बड़ी बहन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसे इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसने अनुमान लगाया, मुझे मत बताओ कि तुम एक ही रात में आत्मा तलवार के सभी 9 रुखों पर विजय पाने की योजना बना रहे हो। इस प्रश्न ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसकी बड़ी बहन ने भौहें सिकोड़कर उसके जवाब का इंतजार किया। क्या यह सच हो सकता है? फिर उसने घोषणा की, हे भगवान, असंभव। भले ही आप कई बार मरकर वापस जीवित हो जाएं, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उदास होकर उत्तर दिया, यदि मैं सफल न भी हूं, तो भी कम से कम 9 आसनों पर विजय पाने की विधि तो समझ ही सकता हूं। इससे उसकी बड़ी बहन को बहुत खुशी हुई। क्या आप गंभीर हैं? उन्होंने बस आह भरते हुए कहा, किसी भी तरह से मैं इस समय काफी खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। उसकी बड़ी बहन अपने चेहरे पर आई खुशी को छिपा नहीं सकी। अंततः आप एक सच्चे मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह दिखने लगे हैं। यह हमारे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे तुरंत पिताजी को बताना होगा। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, कृपया इसे अभी पिताजी से गुप्त रखें। लेकिन वह सुन नहीं रही थी। उसने उत्सुकता से उसे प्रशिक्षण हॉल की ओर चलने के लिए कहा। वह अवाक होकर उसे जाते हुए देखता रहा। प्रशिक्षण हॉल के प्रवेश द्वार पर दोनों भाई बहन अंदर चले गए। उसकी बड़ी बहन ने तलवार खींचने की तैयारी की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहती थी। हाथ में तलवार, उसकी निगाहें तेज। फिर उसने तलवार से कई चालें चलनी शुरू कर दी। वह तलवार ऐसे चला रही थी मानो वह रेशम का फीता हो। उसकी चाल सहज और सुंदर थी। जैसे ही उसने तलवार ऊंची उठाई, वह अपनी आंखें फाड़े देखता रह गया। उसने अपनी बांह नीचे की और ब्लेड से एक अद्भुत सुंदर रेखा खींची। अद्भुत! उसने विस्मय से सांस ली। उसकी बड़ी बहन की कुशलता उसकी कल्पना से भी अधिक थी। उनके किसी भी साले की तुलना नहीं की जा सकती थी। कुछ समय बाद उसने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उसके प्रश्न से वह असमंजस में पड़ गया। क्या मैं कहूं कि मैंने कुछ नहीं देखा, या फिर मैंने इसे गलत देखा? लेकिन अगर मैं इसे स्वयं समझने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद को गंजा समझूंगा। उसने उससे मदद मांगने का फैसला किया। एक आह भरते हुए वह बोला, आखिरकार वह इसी कारण से उसके पास आया था। आपने 3 फाकिम थाक तलवार तोड़ने की तकनीक को अंजाम दिया। उसका सही उत्तर सुनकर वह उत्साहित हो गई। वे 3 कौन थे और क्रम में वे कहां दिखाई दिए? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। पहले सेट के 5 में से बीच के 3, दूसरे सेट के शुरुआती 5 और तीसरे सेट के अंतिम 7। उसके जवाब से वह आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। वह सोच में पड़ गई और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने पहली 2 तकनीकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया, लेकिन अंतिम तकनीक में मैंने जानबूझकर अपनी गतिविधियों को अव्यवस्थित रखा ताकि वह उसे पहचान न सके। फिर भी उन्होंने इसे समझ लिया। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने सचमुच बहुत स्पष्ट रूप से देखा। बहुत बढ़िया, मेरे छोटे भाई तियान युन चेंग। जैसा कि हेबई के सबसे महान तलवारबाज के एकमात्र उत्तराधिकारी स्वर्गीय तलवार कबीले के युवा स्वामी से अपेक्षित था। आप इसे कभी मत भूलना। वह इन शब्दों का सामना करने में अनिच्छुक लग रहा था। इसके बाद वे प्रशिक्षण हॉल से बाहर चले गए। उसी समय 2 अन्य युवतियां वहां आईं। वे एक रास्ते से चले गए, जबकि वह दूसरे रास्ते से चला गया। उन्हें निराशा का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्हें रोमिंग येलो ड्रैगन तकनीक को समझना एक तरफ रखना पड़ा। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्थापित पद्धतियों को बाधित करना जारी रखेंगे तो क्या होगा। दोनों महिलाएं अपनी बड़ी बहन की ओर बढ़ीं। वे अंदर गए और उसका अभिवादन किया। उनमें से एक ने कहा, हम यहां हैं। युन चेंग आपके पास क्यों आया है? दूसरे ने कहा, शायद वह प्रशिक्षण छोड़ने के लिए कोई और बहाना बना रहा है। मुझे ये जानने के लिए उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा, यह सच ही होगा। वह लड़का सिर्फ इसी कारण से बड़ी बहन के पास आता है। उनकी सबसे बड़ी बहन ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब उस लड़के से क्या है? वह अभी भी हमारे कबीले का युवा स्वामी है। अपने शब्दों पर ध्यान रखें। उसने आगे कहा,
जैसा बाप वैसा बेटा। वह अभी जवान है, बस इतना ही। एक दिन वह इन जमीनों का राजा बनेगा। छोटी बहनों में से एक ने नाटकीय ढंग से आह भरी। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्दी आ जाए। उनकी सबसे बड़ी बहन खिलखिलाकर मुस्कुराई।